स्टूडेंट्स, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, जो है वीबीटी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वहां भी हमने ये पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, वीबीटी जो है, वो जनरली बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, वो जनरली बंध के निर्माण को समझाती है। यहां भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हमें यही पढ़ना है कि वीबीटी जो है वो बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन करेगी। अच्छा, दूसरी बात, हमें ये पता है कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ऑर्बिटल्स के बीच में क्या जरूरी है? ओवरलैपिंग। हम ये जानते हैं कि अगर बंध का निर्माण करना है तो कक्षकों के मध्य क्या होता है? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से ही क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं, बंध का निर्माण होता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी वो देखते हैं। तो जनरली हम एक एग्जांपल लें जो बार बार हम काम में लेते हैं, K4FeCN6 का। तो हमें यहां ये पता है कि जो लिगेंड है Cn और जो मेटल एटम है अपने पास, धातु परमाणु है, कौन सा? Fe। तो जो बॉन्डिंग होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, यानी जो यहां बॉन्डिंग हो रही है वो Fe जो है वो क्या है? जनरली मेटल का ऑर्बिटल है, मेटल यानी धातु का ऑर्बिटल है, कुछ इस तरह का मान लेते हैं। और Cn जो है वो क्या है? लिगेंड है, जिनके पास जनरली क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। तो लिगेंड के ऑर्बिटल्स और मेटल के ऑर्बिटल्स में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, यानी अतिव्यापन होगा। और इसी अतिव्यापन ओवरलैपिंग से क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा कि मेटल का वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड का लोन पेयर वाला ऑर्बिटल आपस में इस तरह से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। और ये जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह का कि लिगेंड ने अपने लोन पेयर मेटल को डोनेट किए, दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए, अतिव्यापित हुए, और क्या हुआ? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उपसहसंयोजक बंध। तो वीबीटी सबसे पहली बात तो ये समझा रही है कि किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेटल और लिगेंड के बीच में भी क्या हो रहा है? ओवरलैपिंग हो रही है, अतिव्यापन हो रहा है। और इसी अतिव्यापन से एक उपसहसंयोजक, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हुई पहली बात जो बताती है वीबीटी। आते हैं सेकंड पॉइंट पे इसके कि ओवरलैपिंग के लिए और चीज क्या जरूरी होगी। जैसे कि यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड का मतलब ये हुआ कि यहां पे लोन पेयर भी कितने होंगे? यहां पे जो लोन पेयर है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो भी कितने होंगे? 6 होंगे। तो ये लोन पेयर, 6 लोन पेयर जो है वो Fe को डोनेट करने के लिए, Fe को देने के लिए Fe के पास क्या होना चाहिए? Fe के पास भी 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने जरूरी हैं। हमने देखा था अभी कि जो मेटल था, मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसी में लिगेंड अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इट मींस यहां पे जो मेटल एटम है उसके पास उतने ही वैकेंट ऑर्बिटल हो जितने कि उसके पास क्या है? लिगेंड्स हैं। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? रिक्त कक्षक। यानी यहां पे जो मेटल एटम है Fe, उसके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक अगर हैं तो ही क्या होगा? यहां पे ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। अब कहीं पे ये 4 भी हो सकते हैं, कहीं पे 3 हो सकते हैं, कहीं पे 5। यानी सेकेंड पॉइंट यहां पे क्या होगा? सेकेंड पॉइंट यहां हम कह सकते हैं कि मेक अवेलेबल suitable number of vacant orbitals। यानी सेकेंड काम, दूसरा काम ये होगा कि धातु को, सेंट्रल मेटल एटम कह दें या केंद्रीय धातु को, उतने ही रिक्त कक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी
जितने इसके पास लिगेंड जुड़े हुए हैं ऑर्बिटल्स। और तीसरी बात करें तो जैसे कि इस एग्जांपल में Fe के पास 6 लिगेंड्स हैं जो इस तरह से अटैच हैं, मान लेते हैं इस तरह से। तो यहां पे ये जो शेप बनती है ये शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप, अष्टफलकीय संरचना। तो यहां पे जो ये ऑर्बिटल्स व्यवस्थित किए गए हैं वास्तव में रियल में ऐसी शेप जनरली नहीं होती। ऐसी शेप या ऐसे ऑर्बिटल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करने पड़ेंगे। ये शेप प्रिपेयर करने के लिए या ये जो ऑर्बिटल्स की शेप है ये जनरली होती नहीं है। तो ऐसी शेप बनाने के लिए हमें ये जो ऑर्बिटल्स बनाने हैं ये कैसे बनाने पड़ेंगे, ये हमें हाइब्रिड बनाने पड़ेंगे, यानी हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिपेयर करने के लिए क्या जरूरी होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 चीजें आपको वीबीटी में मेनली याद रखनी है। पहली चीज कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या होगा, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग किससे होती है, ओवरलैपिंग होती है जनरली लिगेंड्स और मेटल के ऑर्बिटल्स के बीच में। दूसरा जितने लिगेंड्स यहां पर होंगे उनके पास जो लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर Fe को यानी सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करने के लिए उस सेंट्रल मेटल एटम के पास उतने ही क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है, यानी मेक अवेलेबल सुटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि अगर शेप्स बन रही है अलग अलग टाइप की, जैसे ये बनी, एक हो सकती है टेट्राहेड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेन हो सकती है, तो वो शेप जनरली ऑर्बिटल्स की होती नहीं है। तो वो शेप बनाने के लिए ऑर्बिटल्स को क्या करना पड़ेगा, हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और वो किससे होंगे, वो होंगे हमारे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये मेनली 3 पॉइंट हैं जिससे हम प्रैक्टिकली वीबीटी को समझते हैं। थियोरेटिकली अगर एग्जाम में वीबीटी के बारे में पूछा जाए तो कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे एग्जाम के अंदर। वो पॉइंट्स क्या है वो हम एक एक करके यहां देखेंगे अभी। तो थियोरेटिकली हम क्या लिखेंगे इसमें, पहला पॉइंट कि ये थ्योरी दी किसने, तो ये जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया लाइनस पॉलिंग के द्वारा। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय लाइनस पॉलिंग। सेकेंड टर्म, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the vacant orbitals of metal atom and orbitals of ligands are formed coordinate bond by overlapping। जो पढ़ा अभी हमने कि जो लिगेंड होगा उसके ऑर्बिटल्स लोन पेयर वाले और जो अपने पास मेटल एटम है, धातु परमाणु है, उसके वैकेंट ऑर्बिटल्स, इन्हीं में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, अत्यपन होगा। और जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी जनरली आप समझना कि ये थ्योरी जो है, वीबीटी जो है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को समझाती है। ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, उपसह संयोजक बंध होगा। और तीसरा पॉइंट यहां पे दिस थ्योरी, ये थ्योरी इसके अलावा और क्या बताती है, तो ये थ्योरी जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, किसी भी उपसह संयोजक यौगिक के हाइब्रिडाइजेशन यानी जिसे हम कहते हैं संकरण, और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी उसके चुंबकीय गुणों को भी समझाती है। तो दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये तो बात हुई 3 बातें जो अगर आपको एग्जाम में लिखनी पड़े थियोरेटिकली तो आप लिख सकते हैं। चौथी बात हम करते हैं यहाँ पे, और क्या कि अब ये पॉइंट्स आप ढंग से समझिएगा, क्योंकि इसी के बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। तो 4th पॉइंट हम ये बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं इफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन, उपसह संयोजन संख्या, या एक और नाम दिया था हिंदी में से समन्वय संख्या। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 4, 5 भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम बात करते हैं यहाँ पे 6 और 4 की, कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, वो कौन सा होगा, तो यहां पर
हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कौन सा होगा और उनकी शेप क्या क्या हो सकती है। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो टाइप के संकरण यहां पे संभव है, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन यहां पे पॉसिबल है। कौन कौन से? एक तो जो हम पढ़ते हैं sp3d2 6 पार्टिसिपेट करेंगे, एक s का 3 p के और 2 ऑर्बिटल्स b के, टोटल हो गए 6। या पॉसिबिलिटी क्या है? d2sp3। ये दो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 6 के केस में। और इन दोनों ही केसेस में जो शेप आएगी कंपाउंड की वो कैसी आएगी? वो आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में अष्टफलकीय। ठीक है। अगर बात करें कि समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो? 4 हो, तो 4 वाले केस में जो दो हाइब्रिडाइजेशन, जो दो संकरण संभव है वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे, एक तो होगा sp3 और एक होगा dsp2। एक s के और 3 p के यानी टोटल 4, या एक d का, एक s का और 2 p के। sp3 वाले केस में जो शेप आएगी, जो आकार आएगा इसका, वो कैसा आएगा? वो आएगा टेट्राहेड्रल शेप, जिसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय। और dsp2 वाले केस में जो शेप आएगी वो आएगी यहां पे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय, और स्क्वायर प्लेनर जिसे हम कहते हैं हिंदी में वर्गाकार समतलीय। तो ये हुआ एक और पॉइंट कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 या 6 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी यहां पे हो सकती है। ये हुआ आपका 4th पॉइंट। आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट क्या कहता है वो भी देखते हैं। इसका 5th पॉइंट जो आता है वो आता है कि इफ इनर d ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर संकरण में आंतरिक d कक्षक भाग लेते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो यौगिक है, उसे हम कहेंगे इनर कॉम्प्लेक्स या आंतरिक कक्षक संकुल। और अगर आउटर डी ऑर्बिटल जो है, बाहर के डी ऑर्बिटल जो हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो उस कॉम्प्लेक्स को, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या हिंदी में कहेंगे बाह्य कक्षक संकुल। ये जो टर्म है ये आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप नोट कर लीजिएगा कि अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आंतरिक डी कक्षक भाग लेंगे संकरण में, तो क्या बनेगा? आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा। और अगर बाहर वाले बाह्य डी कक्षक भाग लेंगे संकरण में तो बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। रिपीट कर रहा हूं कि अगर इनर डी ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, देन इनर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म, और इफ outer d orbitals are participating in hybridization, then outer complex will form। और जो लास्ट पॉइंट इसका आता है वो क्या है कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन होने के बाद, यानी K4 FeCN6 का एग्जांपल जो हम ले रहे हैं बार बार, अगर वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, बनने के बाद अगर वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड का मतलब क्या हो गया? अयुग्मित, सिंगल। अगर इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स, अगर प्रेजेंट है, देन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, यानी इसे हम कहते हैं अनुचुंबकीय हिंदी में। कि अगर कहीं पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, यौगिक के अंदर, तो वो यौगिक कैसा होगा? अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं? पेयर्ड है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, तो कंपाउंड जो है, कॉम्प्लेक्स जो है, वो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक, या जिसे हम कहते हैं प्रतिचुंबकीय। तो ये थे आपके
जनरली 6 पॉइंट्स जो आपको अगर एग्जाम में लिखना पड़े तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन जनरली एग्जाम में किस टाइप के आ सकते हैं वो हम भी देखेंगे एक एग्जाम्पल लेके, और इस पूरी वीडियो को हम अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, क्योंकि जो हमने अब तक पढ़ा है वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। उससे पहले एक टर्म और आती है कि जो हमने पढ़ा है अभी लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड जो है वो या तो वीक हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। तो एक टर्म और आ रहा है, उसको समझेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ध्यान दीजिएगा, एक टाइप होता है लिगेंड का वीक फील्ड लिगेंड, और एक होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हिंदी में कहेंगे दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और इन्हें याद रखने की एक ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगा, देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड की तो कौन कौन से हैं ये, तो I माइनस है, Br माइनस, S2 माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, OX2 माइनस एंड H2। अब इनका हम ऑर्डर लिखें तो ये ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह चलेंगे। अगर बात करें हम स्ट्रांग फील्ड लिगेंड की तो वो कौन से होंगे, तो वो होंगे NCS, EDTA, NH3, PDD यानी PY, EN इथाइलिन डाइएमीन, NO2, CO2 माइनस एंड CN। तो ये जो लिगेंड हुए हमारे पास, ये हुए। हालांकि और कुछ लिगेंड्स हैं, लेकिन जनरली जो हम हमारे काम आएंगे इस चैप्टर में वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। एक तो वीक फील्ड लिगेंड ये हो गए और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ये हो गए। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि इन्हें याद कैसे रखा जाए, कौन से वीक होंगे और कौन से स्ट्रांग होंगे, उसे हम याद कैसे रखें। तो एक इंटरेस्टिंग ट्रिक आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ताकि हम इजीली लिगेंड्स को याद कर पाए, कौन सा लिगेंड वीक है और कौन सा लिगेंड स्ट्रांग है। तो यहां ये ट्रिक बनेगी, आई से लिखा हमने, आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओ ऑक्सफोर्ड है। तो ट्रिक बनी यहां पे, आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओ ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, और नीचे के लिए हम ट्रिक बनाते हैं यहां पे, नाश इधर नेहा पाए इनाम इन, एन सी सी, सी और सी। तो देखें यहां पे ट्रिक कैसे बनी, आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओ ऑक्सफोर्ड है, एंड नाश इधर नेहा पाए इनाम इन एनसीसी। तो अब याद कर सकेंगे कौन सा वीक था कौन सा स्ट्रांग था। तो जो सना है, सना कहां रहती है, ब्रिटेन में रहती है, और हमें बताया कि फॉरेनर्स जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इतने टफ नहीं होते, वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो इसलिए हम क्या मानने चल रहे हैं कि आई ब्रिटेन से सना, सना आ रही है तो सना कैसी होगी, सना जनरली वीक होगी। तो आई ब्रिटेन से सना, कल फिर ओ ऑक्सफोर्ड है, ये क्या हो गए, ये सारे हो गए हमारे पास वीक लिगेंड। और अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रांग लिगेंड्स की, तो यहाँ पे जो है, यहाँ की जो लड़कियां होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, हट्टी कट्टी होगी, पता ही है आप लोगों को। तो नाश इधर नेहा पाए इनाम इन एनसीसी, वो तो ऑक्सफोर्ड से आई है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है, और यहाँ पे जो नेहा है वो एनसीसी के अंदर क्या कर रही है,
इनाम लेके आ रही है। तो ये सारे थे वीक लिगेंड। सना वीक है, फॉरेन सही है, विदेश सही है, और यहाँ पे जो नेहा है देसी है वो क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये एक तरीका रहेगा कि वीक लिगेंड को कैसे याद रखा जाए और स्ट्रांग लिगेंड्स को कैसे याद रखा जाए, तो उसकी एक ट्रिक बन गई है। और भी इसके अलावा लिगेंड्स बुक में आपको दिए होंगे। सीरीज अगर की बात की जाए तो सीरीज आपको ये फॉलो करनी है। सॉरी, इनके बीच में अगर एक या दो लिगेंड्स और भी आते हैं तो उनको ज्यादा प्रेफर मत कीजिएगा। जनरली आपको ये जो बताया गया है ये सफिशिएंट है हमें याद रखने के लिए। तो ये एक और चीज थी जो हमें वीबीटी के अंदर, हालांकि ये जो बात पूरी है ये सीएफटी के द्वारा दी गई है, लेकिन वीबीटी को समझने के लिए भी हमें ये लिगेंड्स, ये वीक लिगेंड और स्ट्रांग लिगेंड हमको याद रखने पड़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं, क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जाम में आएंगे और उन्हें सॉल्व कैसे किए जाए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या लिख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। ठीक है, तो अब वीबीटी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आएंगे, सीधा उस पर आते हैं कि अब सारा हमने पढ़ लिया है थ्योरेटिकल पार्ट। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम इजीली सॉल्व कैसे करेंगे और क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, क्या कहते हैं हिंदी में से हम, संकरण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण, और हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप यानी आकृति या आकार, एंड ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कक्षक संकुल, एंड स्पिन यानी हिंदी में कहते हैं इसे चक्रण, इन K4FeCN6। ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और आपको इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, शेप, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन को एक्सप्लेन करना है कि इसमें कौन सा संकरण होगा, कौन सा चक्रण होगा, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होगी, बाय वीबीटी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर आपको ये सारी चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन करनी है। तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन, देखें। तो इसका जो आंसर हम करेंगे, मेन पॉइंट आपका जो वीबीटी का है वो यही है। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हमको दिया गया है वो दिया गया है K4FeCN6 का। स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट कि जब हमको इसमें संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें हमको जब कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहला तरीका, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है हमको इसमें देखना है कि यहां पे सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु यहां पे कौन सी है। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया अपने पास, Fe, पहला स्टेप ये। सेकेंड स्टेप आपको यहां देखना है कि यहां पे Fe जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो एक ट्रिक बताई थी आपको मैंने यहां पे कि सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को लेस कर देंगे, यानी 6 में से 4 लेस किया, कितना हो गया 2, यानी यहां पे जो Fe है वो +2 फॉर्म में है। तीसरा पॉइंट जो हम यहां पढ़ेंगे वो Fe का क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आते हैं निकाले शॉर्ट ट्रिक से तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं, ताकि हम एक शॉर्ट ट्रिक से सारे 118 एलिमेंट्स जो हैं, 118 तत्व जो होते हैं, उन सब के हम ऑक्सीडेशन को बहुत इजीली और फास्ट तरीके से निकाल पाए, वो आपको वीडियो बना दूंगा।
फिलहाल के लिए Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d6 4s2। 3d6 4s2। तो Fe अगर +2 फॉर्म में है, +2 फॉर्म का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें Fe से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लूज करने हैं, निकालने हैं। और कहां से लेंगे, ये निकलेंगे आउटर शेल से। यानी कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा और 4s में कितने रह जाएंगे, 0। समझ आ रहा है आप लोगों को ये क्यों किया हमने, क्योंकि Fe यहां पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर पे या +2 फॉर्म में प्रेजेंट है, तो +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने पड़ेंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां से लूज किए, ये बन गया 3d6 4s0। आता है इसका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब क्या करना है आप लोगों को, इसकी बनानी है ग्राउंड स्टेट, इसकी 3d6 4s0 की, यानी Fe की। तो ये बनाया हमने 3d, जिसमें है 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल्स। 3d के बाद क्या आ रहा है, 4s आ रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलहाल छोड़ रहे हैं। 4s के बाद अगर हम देखें तो 4s के बाद क्या आता है, 3d के बाद 4s के बाद आता है 4p, और अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो क्या आता है 4d हम लिखेंगे। तो 3d की बात की जाए अगर, तो 3d में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, पढ़ा होगा आपने चैप्टर 11 के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर या सेकंड के अंदर भी। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर सिस्टम ये रहा। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। अब जैसे ही लिगेंड इनके पास आएंगे, लिगेंड क्या है, लिगेंड है हमारे पास क्या, CN साइनाइड। अब आपको यहां पे बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखनी है कि जो CN लिगेंड था वो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसलिए आपको मैंने यहां पे वो ट्रिक लिखवाई थी, स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है और वीक कौन सा होता है। तो CN जो है साइनाइड, याद हो अगर आप लोगों को, नाश इधर नेहा पाए इनाम इन NCC। तो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से यहां पे क्या चेंजेस आएंगे वो आप देखिएगा। क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये जो 3D रहेगा अपने पास, जहां पे इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। हम यहां पे एक ट्रिक दिमाग में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां पे मान लेते हैं डॉन से, कि अगर कोई डॉन आएगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सारे लोग यहां वहां बिखरे हुए हैं एकदम से, और जैसे ही कोई डॉन आता है, एंट्री होती है उसकी, तो सारे लोग क्या होते हैं, एक जगह डूब जाते हैं। तो उसी तरह से हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे 6 लिगेंड्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरह से क्या होंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्या हो गए, पेयर्ड हो जाएंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो क्या था, CN था। इसके बाद क्या आएगा, 4s आएगा। 4s के बाद क्या आता है, 4p, और 4p के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। अब मेन पॉइंट क्या है अपना पॉइंट है अब कि हमारे पास टोटली कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट जो 6 पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास टोटली लिगेंड्स कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। इन 6 लिगेंड्स के पास लोन पेयर भी कितने होंगे, 6 लिगेंड्स के पास लोन पेयर भी होंगे कितने, 6 होंगे। और 6 लोन पेयर का मतलब कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 लोन पेयर्स को डोनेट करने के लिए Fe के पास कितने होने चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स होने जरूरी हैं। 6 लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए सेंट्रल मेटल एटम जो था Fe, उसके पास टोटली 6 वैकेंट ऑर्बिटल, 6 रिक्त कक्षक होने जरूरी है। और वो कहां से मिलेंगे हमको, ये मिला आपको पहला, ये मिला आपको दूसरा, ये मिला आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये मिल गया हमें 6 के 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स, जहां पे ये लिगेंड जो है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा
और क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे यहां से लगा के यहां तक के ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वही क्या कहलाएंगे, वही कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कौन कौन से हो गए ये डी के कितने हो गए, डी के हो गए 2 ऑर्बिटल्स, यानी डी के हो गए D2, एक ऑर्बिटल हुआ s का और 3 ऑर्बिटल हो गए किसके, p के। यानी यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारे पास वो कौन सा हो गया, D2sp3। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्वेश्चन था इस कंपाउंड में सबसे पहले कहा था हाइब्रिडाइजेशन को निकालो, यानी संकरण ज्ञात करो। तो वो कैसे निकाला हमने, इस तरह से। तो संकरण कौन सा है आपके पास, D2sp3। रिपीट कर रहा हूं फटाफट से एक बार। सबसे पहला स्टेप क्या, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है वो देखें आप। उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ट्रिक से वो देख लें आप। उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको याद रखना है और इस ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग उतने इलेक्ट्रॉन आपको लूज करने हैं। उसकी बनानी है आपको ग्राउंड स्टेट जो इस तरह बन गई है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर किसी केस में लिगेंड स्ट्रांग नहीं है, वीक लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, वैसे के वैसे ही रहेंगे, नो चेंज। अगर लिगेंड क्या हो, वीक हो। अब स्ट्रांग वाले केस में पेयरिंग होगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि जितने अपने पास लोन पेयर्स हैं, जितने अपने पास लिगेंड्स हैं, उतने हमको क्या चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या वैकेंट टोटली वैकेंट ऑर्बिटल्स हमको चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स हमको कहां मिले, ये 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 जो हमें चाहिए थे वो मिल गए। और इसी के बेस पे क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाएगा, जो क्या हो गया D2sp और 3। क्लियर है, ये हुआ। तो पहला पॉइंट था इसमें कि हाइब्रिडेशन कौन सा होगा वो निकालो, ठीक है। दूसरा, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रफ कर रहा हूं मैं इसको। तो पहला हमने क्या निकाला, पहला हमने निकाला यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, जो क्या आ गया, हमने निकाला यहां पे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, जो क्या था D2sp3। फिर जब हमने इसको पढ़ा तो हमने ये देखा कि अगर हाइब्रिडेशन D2sp3 है तो उसकी जो शेप आएगी वो शेप कैसी होगी, शेप आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय। इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय मतलब कैसी आकृति होगी, ये बीच में आ गया Fe आपके पास और यहां पे हो गए टोटली 6 Cl इस तरह से। और सारे कार्बन क्या कर रहे हैं, अपना अपना लोन पेयर Fe को डोनेट कर रहे हैं और ये शेप इस तरह की यहां पे प्रिपेयर हो रही है। थर्ड पॉइंट, ये पहला था। दूसरा, तीसरा था इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण। तो हमने क्या कहा था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहां पे कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। और अगर यहां पे सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। तो यहां पे हम देख सकते हैं सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी